सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आज हम एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कि जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है साइक्लॉइड। अगर आपने अपनी लाइफ में रोटेशन नाम का चैप्टर पढ़ा है और मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर भी पढ़ रखा है और इसके बाद भी अगर आपने इस शब्द को लाइफ में नहीं सुना, इसका पता है क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपका टीचर है उसने आपका सक्सेसफुली काट दिया है। ठीक है, मतलब एक बार नहीं, दो बार काटा है। एक बार तो रोटेशन में काट दिया और दूसरी बार जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है उसमें भी काट दिया। मतलब कहने का मतलब क्या काट दिया, समझ गए होगे आपका सिलेबस का कुछ पार्ट काट दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ और मत समझना, है ना। कहने का मतलब जेई एडवांस के नाम पे हो सकता है आपको मेंस पढ़ा दिया गया हो और टीचर जो है इस टॉपिक को डॉज करते हुए ईएमआई में चला गया हो, या हो सकता है रोटेशन में इसको डॉज करके ग्रेविटेशन वगैरह में चला गया हो। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, पहली बार सुन रहे हो तो सुन लो ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस पर बेस्ड, मतलब देखो, पहली बात एडवांस के सिलेबस में तो है, ठीक। दूसरी बात, एडवांस ने इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, है ना। तो एडवांस इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है जो सिलेबस में होता है लेकिन जो अभी तक टच ना किया गया हो, है ना। तो इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आईआईटी वाले उठा करके पूछ लेते हैं। तो इस वीडियो में अपना उद्देश्य यही है कि साइक्लॉइड होता क्या है और दो तीन चीज़ें कैलकुलेट भी करेंगे यहाँ पर, जैसे कि साइक्लॉइड का इक्वेशन वगैरह, या साइक्लॉइड मतलब ज्योमेट्री रिलेटेड जो भी कुछ हो सकता है वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो साइक्लॉइड है ना वो लाइफ में फर्स्ट टाइम आता है प्योर रोलिंग में। ठीक है, समझाता हूँ प्योर रोलिंग में कैसे आता है, कहाँ आता है, ध्यान से सुनना। देखो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि प्योर रोलिंग करता है। प्योर रोलिंग का मतलब है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये प्योर रोलिंग करते हुए आगे जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट के सरकमफेरेंस पर प्रेजेंट किसी भी एक पार्टिकल का मोशन ट्रैक करें तो वो जो मोशन होगा ना वो साइक्लॉइड पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि हमने इसका लोएस्ट पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, ये कोई डिस्क है या रिंग आप मान सकते हो। तो इसका मैंने लोएस्ट पॉइंट कंसीडर किया है और इस लोएस्ट पॉइंट को चलो हम पी बोल देते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट हाफ रोटेशन कंप्लीट करके थोड़ा आगे चला जाएगा, हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो आप समझ सकते हो कि जो पी होता होगा वो नीचे से ऊपर चला जाता होगा। हाफ रोटेशन का यही मतलब है कि पी जो है नीचे से ऊपर चला गया। तो ये हाफ रोटेशन है और जब ये ऑब्जेक्ट फुल रोटेशन कंप्लीट कर लेता होगा तो जो पी होता होगा वो वापस नीचे आ जाता होगा। मानते होगे इस बात को, है ना। हाफ रोटेशन में ऊपर और हाफ रोटेशन में नीचे। तो पी जो था वो सबसे पहले कहाँ था? सबसे नीचे, लोएस्ट पॉइंट पे। उसके बाद फिर ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ गया। तो यहाँ पर जो पी जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री ट्रैक करता है ना, जो असली में इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ये कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री ट्रैक करता है, ऐसी ये। और ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसी को ही साइक्लॉइड बोला जाता है। कहने का मतलब ये तो साइक्लॉइड का बस मैंने एक हिस्सा बनाया। अब जब पी वापस से अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है तो इसके आगे तो समझ गए होगे सेम कहानी रिपीट होगी। तो इसके बाद फिर ये ऐसे भाग जाता होगा। तो यही चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो इसी को ही साइक्लॉइड बोला जाता है। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई। यहाँ पे सुनो कि जो पी था वो किधर था? पहले लोएस्ट पॉइंट पे था, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे गया, फिर लोएस्ट पॉइंट पे आया, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा। तो ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो पी है, जिस ट्रेजेक्ट्री को जब जब पी मूव करता है तो जिस ट्रेजेक्ट्री को ये ट्रैक करता है वो ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी दिखती है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको साइक्लॉइड बोला जाता है। ये साइक्लॉइड है, ऐसा होता है। मतलब कि एक मिनट देना, हाँ मुझे। ये जो मैं ये येलो कलर के पाथ की बात कर रहा हूँ, है ना, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा है ये साइक्लॉइड है। और इस साइक्लॉइड की जो इक्वेशन है या फिर जो पार्टिकल पाथ कवर करता होगा, मान लो पार्टिकल ने यहाँ से चालू किया तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसने पाथ कवर किया होगा,
ये सब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ये जो वीडियो है टोटल मान के चलिए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, 3 या 4 पार्ट्स में, जिसमें एक पार्ट में तो अपन प्योर रोलिंग की बात करेंगे, दूसरे पार्ट में फिर ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये कैलकुलेट करेंगे, तीसरे पार्ट में इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, और चौथे पार्ट में ये मैग्नेटिज्म में कहाँ आता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा वेलोसिटी रिलेटेड प्योर रोलिंग में बात कर लें। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि प्योर रोलिंग करते हुए आगे जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर किसी रैंडम पॉइंट की बात करूँ जो कि इसके सरकमफेरेंस पर प्रेजेंट है, ठीक है, मान लेता हूँ कि वो जो रैंडम पॉइंट है वो ये रहा, ठीक है। मैंने ये माना है कि ये जो पॉइंट है वो t=0 पर यहाँ पे था, सबसे नीचे, तो यहाँ पर था ये t=0 पर, और टाइम t पे क्या होता होगा, ये जो पार्टिकल है या फिर ये जो पॉइंट है ये रोटेट करके यहाँ आ जाता होगा। ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है, इसलिए सेंटर ऑफ मास आपको रेस्ट पे दिख रहा है। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, नीचे से मूव करके थोड़ा सा लेफ्ट में चला गया, इधर से इधर मूव किया है, और इसके पास एक वेलोसिटी होती होगी इस डायरेक्शन में, जो कि कितनी होती होगी ओमेगा आर, और जो कि v के ही इक्वल होती होगी क्योंकि ये तो प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये जो इसकी वेलोसिटी आई है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आई है। फिर अगर हम बात करें ग्राउंड फ्रेम में जाने की, तो सबको पता है जब किसी फ्रेम से हम बाहर निकलते हैं तो फ्रेम का वेलोसिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आई थी इसकी इस डायरेक्शन में v, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में निकलूँगा तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी इस पर जोड़ दूंगा, तो ये मैंने जोड़ दिया, ठीक। फिर बात करूँ एंगल की, तो ये ऊपर वाला एंगल अगर ओमेगा टी है तो ये जो एंगल है ये पूरा एंगल ये होना चाहिए 180 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था इसकी जो स्पीड होती होगी किसी भी इंस्टेंट पर वो हो जाती होगी स्क्वायर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा कॉस थीटा, मतलब कॉस 180 माइनस ओमेगा टी, ये स्पीड होती होगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो लिखा वी इज इक्वल टू, मैंने ये कितना बनेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2v स्क्वायर कॉमन होगा और यहाँ बनेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ऐसे होगा। फिर यहाँ आप आइडेंटिटी लगा लो, 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बाहर आके बनेगा कितना, ये बाहर आके बनेगा 2v साइन ओमेगा टी बाई 2। तो ये हमने किसी रैंडम पॉइंट की स्पीड पता कर ली, ठीक है। अब ये मैंने क्यों पता किया, क्या फ़ायदा होगा इसका, देखो ये मैंने कहा था वीडियो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें कि अपन ने स्पीड पता की है किसी रैंडम पॉइंट की। अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो इसने साइक्लॉइड फॉलो किया था, अब मैं बस एक ही हिस्सा बना रहा हूँ हाँ ये पूरा, तो इसने जो ये साइक्लॉइड फॉलो किया था तो इसकी लेंथ क्या होती होगी, ये जो मैंने बस ब्लू कलर का पाथ बनाया है इसकी लेंथ में जानना चाहता हूँ। इसकी लेंथ में जानना चाहता हूँ का क्या मतलब हुआ, मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड जानना चाहता हूँ, है ना, कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। बैटरी खत्म हो गई पेंसिल की। हाँ तो बच्चों हम डिस्टेंस ट्रैवल की बात कर रहे थे लेकिन फिर वो पेंसिल की बैटरी खत्म हो गई थी तो मैं चार्ज करके आया हूँ। देखो तो मैं क्या कह रहा था कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है वो हमको अच्छे से पता है, इंटीग्रेशन स्पीड इनटू dt होता है, ठीक है। और स्पीड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, तो इसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट होता होगा ये अपने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता होगा। मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो पॉइंट सरकमफेरेंस पर प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर था, हाफ रिवॉल्यूशन में ये सबसे ऊपर चला जाता है और फिर कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वापस ये नीचे आ जाता है। तो ये जो इसने इतना पाथ कवर किया ये अपन जानना चाह रहे हैं ये।
तो अपन सिंपल इसको डिस्टेंस ट्रैवल बोल सकते हैं, और डिस्टेंस ट्रैवल होता है इंटीग्रेशन स्पीड इंटू डी टी, और स्पीड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली जो कि आई थी 2v साइन ओमेगा टी बाई 2, ऐसी था, है ना। अब क्योंकि पूरे एक रेवोल्यूशन का कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो लिमिट है वो मैं 0 से कैपिटल टी रखूँगा, टी फॉर टाइम पीरियड यहाँ लिख दे रहा हूँ। टी का मतलब यहाँ 2 पाई बाय ओमेगा है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो 2v बाहर आ गया, साइन के इंटीग्रेशन की बात करूँ तो ये होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2, और फिर आप जानते हैं कि जो टी का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी होता है, तो ओमेगा बाई 2 से डिवाइड भी हो गया। लिमिट्स रखी जाएंगी अगेन 0 से t, फिर यहाँ पर v की जगह मैं ओमेगा आर लिख सकता हूँ, और वहाँ पर अगर मैं अपर लिमिट रखूँगा तो ये बनेगा कॉस ओमेगा बाई 2 इंटू टी, कैपिटल टी अपर लिमिट है, और t का वैल्यू मैंने रख दिया, तो ये था अपर लिमिट एंड ये रहा लोअर लिमिट, ठीक है। फिर यहाँ से देख सकते हो बाहर ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा एंड बाहर -4r हो चुका है, और ये 2 से 2 गया, ओमेगा से ओमेगा हो गया, ये बना कॉस पाई जो कि -1 होता है। तो ऐसे हमको डिस्टेंस ट्रैवल पता चल गया। तो ये जो सरकमफेरेंस पर प्रेजेंट जो भी पॉइंट है जो कि साइक्लॉइड परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये जो लंबाई होती होगी, ये लंबाई ये हमने कैलकुलेट कर ली, ये 8r है, वैसे ये भी 8r होता होगा, ये भी 8r होता होगा, ठीक है। तो ये ऐसे साइक्लॉइड परफॉर्म करते हुए 8r ट्रैवल करते हुए आगे जा रहा है। तो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो इक्वेशन कैलकुलेट करने का फंडा यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा रहने वाला है, मतलब चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो इस फंडे को फॉलो करते हुए। 2 मिनट के लिए बस वीडियो पॉज कर लेना। वो ये है कि मैं उस पॉइंट का Vx और Vy पता करूँगा, इंटीग्रेट करके x और y निकाल लूँगा बस। तो यहाँ से मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, मतलब ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हो, है ना। x और y अगर पता चल गए तो ट्रेजेक्ट्री तक भी अपन जाने का सोच सकते हैं। तो देखो अगेन सेम पॉइंट मैंने उठाया जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था। यहाँ पर एक पॉइंट था जिसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी v, और एक इस डायरेक्शन में थी v, और ये पूरा एंगल कितना बोला था 180 माइनस ओमेगा टी। तो ये जो एंगल है ये ओमेगा टी हो जाएगा। फिर मैंने इस वेलोसिटी कंपोनेंट्स कर दिए, तो यहाँ पर हो गया v cos ओमेगा टी और यहाँ पर हो गया v sin ओमेगा टी। तो इसकी हेल्प से मैं इस पार्टिकल का जो vx है वो लिख सकता हूँ जो कि है v माइनस वी कॉस ओमेगा टी, और ठीक वैसे ही मैं vy लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, जो कि होगा v sin ओमेगा टी, ठीक। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि vx को हम dx बाई dt लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि जिस पॉइंट से इसने चालू किया था वो 0,0 था, ठीक है। ये जो पार्टिकल था सरकमफेरेंस पर जो प्रेजेंट था, तो इसने जहां से स्टार्ट किया लेट्स से दैट इज 0,0। यहाँ पर थोड़ी समझदारी दिखा के अपन v को कॉमन कर सकते हैं चाहे तो, या फिर वैसे ही रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखा मैंने v माइनस वी कॉस ओमेगा टी। अब सिंपल मैं dt को उस तरफ भेजूंगा और एक इंटीग्रेशन लगाऊंगा, तो बनेगा v कॉमन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी dt, और मैं कहूँगा t 0 पर x 0 था और टाइम t पर x का वैल्यू x हो गया। तो यहाँ से मुझको इसका x कोऑर्डिनेट पता चला जो कि क्या होगा v, और ये इंटीग्रेशन में क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन बनेगा t माइनस साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स भी रखनी पड़ेंगी 0 to t। तो देख सकते हो आप जब अपर लिमिट रखोगे तो सेम एक्सप्रेशन रहेगा, और लोअर लिमिट अगर 0 रखोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो x है उसका वैल्यू ये आ चुका है v टाइम्स t माइनस साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो ये इसका x आ गया। अब अगर x आ चुका है तो वैसे y निकाल सकते हैं, दिख रहा होगा आपको लेफ्ट में लिखा हुआ,
जो कि कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी टी इज इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी, और फिर से लिखा मैंने dy इज इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी डी टी। फिर से इंटीग्रेशन लगाऊंगा, कहूँगा t 0 पर, ये 0 पे था और टाइम t पर y पे चला गया, तो इंटीग्रेशन dy हो गया y। RHS की बात करूं तो v साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और लिमिट जाएंगी 0 टू t। फिर से यहाँ पर अगर मैं लिमिट्स रख दूं तो बनेगा y इज इक्वल टू वी बाय ओमेगा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये यहाँ से अपन को y मिल गया, ठीक। तो ये x है, वो y है। x और y मिल गया तो अपन बोल सकते हैं कि लगभग हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल गया, ठीक है। मतलब अभी कंप्लीटली नहीं मिला है, अपन ये बोल सकते हैं कि x और y मिल गया, मतलब कि हमको इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो मिल चुका है। अब अगर आपको एक्चुअल फॉर्म चाहिए तो आप यहाँ पर ये ट्राई कर सकते हो कि कैसे भी करके आप यहाँ से t को एलिमिनेट करो, ठीक है। आप t को एलिमिनेट करोगे और फिर जो आपके पास आएगा आप उसको प्रॉपर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हो। तो ये मैं नहीं करने जा रहा हूँ, है ना, इतना तो आप कर सकते हो। क्या करोगे, या तो आपको ये सोचना पड़ेगा या तो यहाँ से t उठा के यहाँ रखोगे, या फिर यहाँ से t उठा के यहाँ रखोगे, ठीक है। आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, आप अपनी अंतरात्मा से पूछ सकते हो कि क्या इजी है, कहाँ से t कैलकुलेट करके कहाँ रखना आसान है। तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा यहाँ से t कैलकुलेट करना इजी है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से t कैलकुलेट करके यहाँ रखोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अजीब सी होगी, ठीक है। इस वजह से मैं उस रास्ते में नहीं जा रहा हूँ, मैंने यहीं पर खुद को रोक दिया। इतना हुआ। तो ये था वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, जो भी नंबर था मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि ये जो इसने साइक्लॉइड ट्रैक किया था इसके अंदर एरिया कितना कवर हुआ होगा। ये एरिया जानना चाहता हूं। तो बड़ा सिंपल है, इस एरिया को जानने के लिए मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन y dx, ठीक है, और कोशिश करूंगा इसको इंटीग्रेट करने का। तो कैसे होगा ये इंटीग्रेट। हो सकता है किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि सर अब अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हमको y को x के टर्म्स में रखना पड़ेगा, तो ही ये इंटीग्रेट हो पाएगा। और अगर y को x के टर्म्स में रखना है तो हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए होगा। तो हो सकता है कोई बच्चा ऐसा सोच रहा हो, लेकिन मज़े की बात यह है इसकी ज़रूरत नहीं है, बिना इसके भी ये इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो सवाल है कैसे होगा, बड़ा आसान है, x और y को t के टर्म्स में ही रख दो, ठीक है, और फिर लिमिट जो है वो t का रख दो, सिंपल। x और y को टाइम के टर्म्स में रख दो और फिर जो लिमिट है वो भी टाइम का रख देना, ठीक है। तो मैं यहाँ y लिखने जा रहा हूँ, y कितना आया था अपना v बाय ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, v बाय ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये था y। और dx की बात करूँ तो dx डायरेक्टली यहाँ से रख सकते हैं, इस इक्वेशन से देख सकते हो dx आ जाएगा, है ना, जो कि क्या होगा v अगेन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। मान के चलते हैं आपको समझ में आता है, यहाँ से मैं dx उठा के रखने जा रहा हूँ। तो dx को भी मैंने रख दिया, जो कि है v 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी, ऐसा कुछ होगा। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन में तो आप लोग एक्सपर्ट होंगे, जानते होंगे। तो देखो कैसे होगा ये इंटीग्रेट। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, v बाय ओमेगा को मैंने लिखा r, ठीक है, तो ये आया एक r। फिर ये वाला जो v है इसको लिखा मैंने ओमेगा r, तो ये बन गया ओमेगा r स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर हो चुका है, तो बहुत मन कर रहा है कि मतलब मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कर देते हैं। तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा होगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे,
तो इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा ओमेगा आर स्क्वायर। अब देखो इसको और इसको इंटीग्रेट करना तो इजी है, ठीक है, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो हो जाएगी वो भी। लिमिट कहां से कहां जानी है, 0 से t तक। अब मैं सोच रहा हूं यहां पर मैं इसको इंटीग्रेट ना करूं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहां पे लगा लूं। देखते हैं वो स्मार्ट वर्क आपको पता है या नहीं, बाकी मैं लॉन्ग कट से भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहला 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t। मतलब मैं सोच रहा हूं बिल्कुल भी इंटीग्रेट ना करूं, पूरा स्मार्ट वर्क से हो जाए। तो 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना अपन, 0 से कैपिटल T तक एक कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ कॉस की बात कर रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी की। जितना ग्राफ ऊपर होता होगा उतना ही नीचे होता होगा, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाता होगा, 0। तो जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन है वो भी क्या हो गया, 0। ठीक, अब बचा ये, इसको भी मैं डायरेक्ट उड़ा सकता हूँ। मान के चल रहा हूँ जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो क्लास 12th के होंगे मैक्सिमम, तो आपको पता होगा जब वेव वगैरह आपको पढ़ाया जाता है ना, वेव या SHM पढ़ाते हैं तो आपको वो रटवाते हैं कि कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ होता है ना। तो बस मैं यही यूज़ करूँगा कि जो कॉस स्क्वायर है उसका ऑन एन एवरेज वैल्यू जो है वो हाफ है, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू टी। कॉस स्क्वायर का एवरेज बोल रहा हूँ, हाफ होता है ना, क्योंकि कॉस को छोड़ो, नहीं समझा रहा, लॉन्ग कट से समझा दूंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक तरीका ये हो गया इसको सॉल्व करने का। ठीक, अभी अगर आप कहोगे तो इसको लॉन्ग कट से भी सॉल्व कर लेंगे। तो बनेगा a इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर, और ये t प्लस टी बाई टू क्या हो जाएगा, 3t/2, 3/2, और फिर t को रखा मैंने 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब मुझे तो इतना डिटेल में भी नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है ना, चैनल इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स वगैरह वगैरह। तो जो बच्चा ये देखने आ रहा है तो मान के चलते हैं उसकी मैथ्स और फिजिक्स ऑलरेडी अच्छी है। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको थोड़ा मैं समझा दूं, बस ये समझा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा है ना लॉन्ग कट से। अगर लॉन्ग कट से जाना है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी करना होता है, तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ऐसा। और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हाफ तो अलग हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा t, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ऐसा होता। फिर इसमें लिमिट रखी जाती 0 टू t। फिर जब मैं इसमें अपर लिमिट रखता तो क्या बनता, देखो लोअर लिमिट रख लो पहले, लोअर लिमिट रखता तो क्या बनता, 0। ठीक है, और अपर लिमिट रखता तो बनता t माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T, ऐसा बनता अपर लिमिट में। और फिर से जब मैं यहाँ कैपिटल T की वैल्यू रखता तो ये हो जाता 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कटता और ये हो जाता साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई क्या होता है, 0। मतलब कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू t/2 ही होगा। ठीक है, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर मैंने क्या फंडा लगाया था, मैंने फंडा लगाया था इसका जो एवरेज वैल्यू है वो तो हाफ होता होगा। ठीक है, सुन लो, समझा दे रहा हूँ, है ना, मतलब मैं कभी कभी अच्छे काम भी कर देता हूँ कि ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया वो समझा रहा हूँ। मैंने कहा कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू होता है हाफ। ठीक है, और एवरेज का क्या मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब कि कॉस स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है। ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, कॉस स्क्वायर का एवरेज कितना है, हाफ। इसका मतलब है कि इस ग्राफ को रिप्लेस करके मैं ऐसा एक हाफ वाला ग्राफ प्लेस कर सकता हूं। एवरेज का ये मतलब था, तो वही मैंने किया था यहाँ पे। ठीक है, तो रिप्लेस कर दिया, येलो वाले ग्राफ को रिप्लेस करके ब्लू वाला ग्राफ रख दिया। ठीक है, तो येलो वाले को हटा दिया। अब इंटीग्रेशन पूछा था 0 से t तक, मतलब ये एरिया पूछा था, तो एरिया कैसे निकलेगा, सिंपल, बेस इंटू हाइट। बेस कितना था इसका,
बेस था इसका t और हाइट क्या थी, हाफ। तो ये मैंने मन में किया था यहाँ पे, है ना, ये बेस लिखा हुआ है और ये हाइट लिखी हुई है। तो मान के चलते ये भी एक बहुत अच्छा स्किल मैंने ट्रांसफ़र कर दिया आपके अंदर, जो कि हो सकता है जेई में कभी ना कभी आपके काम आ जाए। तो ऐसे अपन ने एरिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में कि सवाल है मैग्नेटिज्म में कहाँ आता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता के तड़पने के लिए छोड़ दूंगा कि यहाँ पर साइक्लॉइड आता है। कैसे आता है साइक्लॉइड, मैं ये आपको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो बड़ा सिंपल है, वीडियो में कमेंट कर देना कि सर मैग्नेटिज्म वाला भी समझा दो, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सुनो, मैग्नेटिज्म में एक टॉपिक होता है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, दोनों होती है। तो उसमें एक स्पेशल केस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया जाता है। तो जब इसको रिलीज करते हैं तब ये साइक्लॉइड फॉलो करता है, देन इट फॉलोज साइक्लॉइड। ये जो साइक्लॉइड फॉलो करता है इसको मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है कि साइक्लॉइड फॉलो करेगा। अब बस इतना ही है, इसके आगे अगर आपका मन है तो आप खुद से प्रूफ करने का ट्राई कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर साइक्लॉइड फॉलो करता होगा। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट मार देना, मैं नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं आज मैंने समाज का बहुत ज़्यादा भला कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।